Hello everyone, welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So आज की क्लास में we are going to start enzyme coupled receptor. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, वीडियोस जा चुकी हैं, PYQs भी मैंने डिस्कस कर लिया है. आज की क्लास में हम स्टार्ट करें सेकेंड रिसेप्टर जो कि है एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्लास को. ओके, सो एंजाइम कपल रिसेप्टर का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में. सो सबसे पहले देखते हैं एंजाइम कपल रिसेप्टर होते कैसे हैं. ये जो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर है, जैसा कि इनका नाम सजेस्ट हो रहा है एंजाइम, इट मींस यहाँ पर किसी तरीके की एंजाइमेटिक एक्टिविटी का रोल प्ले होगा. जो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर का मतलब है, सबसे पहले तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, इसमें रिसेप्टर जो होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है. मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन होता है. मींस मेम्ब्रेन पे ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है. सेल सरफेस रिसेप्टर है, सेल सरफेस रिसेप्टर. तो ये क्या है, एक तरीके का सेल सरफेस रिसेप्टर है. अगर आप देखें तो ये एक मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में, जिसके पास जहां पर इसके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, जहां पर लिगेंड आकर के बाइंड करेगा. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है. एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जिससे कि वो स्पैन कर पा रहा है मेम्ब्रेन को, और एक साइटोसोलिक डोमेन होता है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है या फिर एंजाइम उससे लिंक होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर के कुछ क्लासेस होते हैं जो हमें पढ़ने हैं. सो 3 क्लासेस होते हैं बेसिकली इनके. पहला क्लास है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, दूसरा है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, थर्ड इज सेरीन थ्रेनिन काइनेज रिसेप्टर. सो यहाँ पर तीनों क्लास हम डिस्कस करेंगे. आज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की क्लास है ये. तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रही हूं कि एंजाइम कपल रिसेप्टर हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर है. यहाँ पर क्या होता है, जो रिसेप्टर होता है ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये मोनोमरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. आप देख सकते हो यहाँ एक रिसेप्टर जो होता है कैसा है, मोनोमर के फॉर्म में, एक ही बार मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग है. जीपीसीआर में हमने क्या देखा था कि वो 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन करता है. यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर कैसे होते हैं कि एक ही बार मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे होते हैं. इनके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है जहां पर लिगेंड आकर बाइंड होगा, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, एंड एक अंदर क्या होता है, एक साइटोसोलिक डोमेन होता है. ये जो साइटोसोलिक डोमेन होता है या ये क्या होता है, इसके पास एक एंजाइमेटिक या कैटालिटिक एक्टिविटी होती है. तो जो साइटोसोलिक डोमेन है इसके पास एंजाइमेटिक या कैटालिटिक एक्टिविटी होती है. इन सम क्लासेस, कुछ क्लास में देखा गया है कि यहाँ पर एक एंजाइम आकर लिंक हो रहा है. इसके साइटोसोलिक डोमेन में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी या कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है. एंजाइम या फिर एंजाइम आकर के लिंक होते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर से या साइटोसोलिक साइड से ऑफ द रिसेप्टर. तो आपने क्या देख लिया कि जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है. ठीक है, मेम्ब्रेन से बाउंड है, सेल सरफेस रिसेप्टर है, सिंगल पास होता है, एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जिससे मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, और एक साइटोसोलिक डोमेन है. इन सम क्लासेस साइटोसोलिक डोमेन क्या होते हैं, इनके पास खुद के पास एंजाइमेटिक या कैटालिटिक एक्टिविटी होती है. इन सम क्लासेस क्या होता है, दूसरे कुछ क्लासेस में क्या होता है कि इनके साइटोसोलिक डोमेन के पास एंजाइमेटिक या कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती है, एक दूसरा एंजाइम आकर के साइटोसोलिक डोमेन से लिंक होता है. ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हो गए इनके. एक क्या है कि इनका साइटोसोलिक डोमेन ही एंजाइमेटिक है, और एक क्या हो गया कि साइटोसोलिक डोमेन एंजाइमेटिक नहीं है, अलग से एक एंजाइम आकर के लिंक हो रहा है. अब बात करते हैं अब ये जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स भी अगेन जो मैंने आपसे डिस्कस किया. सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसके पास क्या है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है आउटसाइड, आउटर सरफेस पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. ठीक है, बाहर की तरफ, जैसे कि आपने देखा था कि लिगेंड बाइंडिंग डोमेन बाहर की तरफ है जहां लिगेंड आकर बाइंड करेगा. साइटोसोलिक डोमेन है, या तो वो इंट्रिंसिक, इसके खुद के पास इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी एंजाइम की, इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी,
या फिर क्या बोल रहा है कि कोई एंजाइम आकर के लिंक होगा, ठीक है। अनदर केस क्या है कि कोई दूसरा एंजाइम आकर के लिंक हो रहा है। सो ये दोनों क्लास के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कैसे डिफरेंट है जीपीसीआर से। यहां पर जो एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, फॉस्फोरिलेशन से होगा, ठीक है। यहां पर काइनेजेस होंगे, काइनेजेस प्रॉपर्टी यूज होगी जहां पर क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा। फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब होता है, फॉस्फेट का एडिशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो फॉस्फेट का एडिशन होता है ये किसी अमीनो एसिड रेसिड्यू पे होता है, अमीनो एसिड रेसिड्यू पे होता है। और ये अमीनो एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं टायरोसिन, टायरोसिन हो सकते हैं, सेरीन हो सकते हैं, या फिर थ्रियोनिन हो सकते हैं। सो ये 3 अमीनो एसिड्स जो है इनके ऊपर फॉस्फोरिलेशन होता है। तो इस केस में ये जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर है, इस केस में आप देखेंगे फॉस्फोरिलेशन का कॉन्सेप्ट, यहां पर काइनेज एक्टिविटी शो होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इन ऑल केसेस द बाइंडिंग ऑफ द सिंगल प्रोटीन ऑफ द लिगेंड बाइंडिंग डोमेन ऑन द एक्स्ट्रासेलुलर साइड ऑफ द रिसेप्टर एक्टिवेट्स टायरोसिन काइनेज डोमेन ऑन द साइटोसोलिक साइड। यहां पर लिखा है कि जब लिगेंड आकर के बाइंड होता है, जैसे ही लिगेंड आकर के बाइंड होता है रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर क्या होता है, डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। एंड इसका जो साइटोसोलिक डोमेन है ये क्या होता है, इसके पास एक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी आ जाती है। कौन सी एक्टिविटी आ जाती है, टायरोसिन, टायरोसिन काइनेज। ये जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है इसका मतलब है कि ये काइनेज मींस फॉस्फोरिलेशन, ये फॉस्फोरिलेशन करेंगे कहां पर, साइटोसोलिक डोमेन पे। सो ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी के आ जाने का क्या मतलब है कि ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी मींस ये काइनेज क्या करता है, फॉस्फोरिलेशन। तो ये कुछ टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू पे फॉस्फोरिलेशन का काम करते हैं ऑन द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर। सो यहां पर यही चीज लिखी है कि जैसे ही सिग्नल प्रोटीन या फिर लिगेंड रिसेप्टर से आकर बाइंड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे रिसेप्टर के, वैसे ही ये एक्टिवेट करता है टायरोसिन काइनेज डोमेन को ऑफ साइटोसोलिक साइड। साइटोसोलिक साइड या फिर जो अंदर के साइड है रिसेप्टर का, जो इन साइड है या साइटोसोलिक साइड है, इसकी क्या होती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इसके पास आ जाती है। ये जो काइनेज एक्टिविटी है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि काइनेजेस का क्या काम है, फॉस्फोरिलेशन करना या फिर फॉस्फेट का एडिशन करना। और ये यूजुअली कहां होता है, टायरोसिन रेसिड्यूज पे, सेरीन या थ्रेरीन रेसिड्यू पे। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर टायरोसिन रेसिड्यूज पे ये फॉस्फोरिलेशन करेंगे एक बार जब एक्टिवेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, दिस लीड टू फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन साइड चेन ऑन साइटोसोलिक पार्ट ऑफ रिसेप्टर। सो अगेन सेम चीज ही लिखी है कि जैसे ही लिगेंड आकर बाइंड होगा क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, और साइटोसोलिक जो साइड होते हैं रिसेप्टर का वहां पर टायरोसिन काइनेज डोमेन एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड ये टायरोसिन काइनेज डोमेन एक्टिवेशन के बाद फॉस्फोरिलेशन करेंगे टायरोसिन रेसिड्यूज का ऑन द साइटोसोलिक पार्ट ऑफ द रिसेप्टर। जो रिसेप्टर का साइटोसोलिक पार्ट है, जो साइटोसोलिक पार्ट है यहां पर जो टायरोसिन रेसिड्यूज प्रेजेंट है उसका फॉस्फोरिलेशन होगा। The most common class of these protein is receptor tyrosine kinase। तो हमारे सिलेबस में जो मेन क्लास यहाँ पर हमें पढ़ना है इस रिसेप्टर का वो है टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज या फिर आरटीके, इसी का शॉर्ट फॉर्म है आरटीके। सो ये आरटीके के सिग्नलिंग को हमें पढ़ना, आरटीके रिसेप्टर के बारे में पढ़ना है, इनके टाइप्स देखना है, और आरटीके से कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल आकर बाइंड होता है ये देखना है, और इनसे रिलेटेड सिग्नलिंग हमें पढ़नी है। तो हम इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सारा फोकस टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे। तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर क्या है, एक तरीके का एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, ठीक है। मैंने सिग्नल एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल प्रोटीन एक्ट थ्रू आरटीके। तो बहुत सारे सिग्नल प्रोटीन्स जो है वो आरटीके से आकर बाइंड करते हैं और क्या करते हैं, सिग्नलिंग को एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है। These includes many secreted and cell surface bound protein that control the behavior of developing and adult animals। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक्टिवेशन होता है रिसेप्टर का, तो यहाँ पर कौन कौन से पाथवेज चल रहे हैं,
यहाँ पर सेल का बिहेवियर या फिर डेवलपमेंट का काम होता है। ठीक है, अगर हम आरटीके की बात करें तो ह्यूमन में 60 अलग तरीके के आरटीकेस पाए जाते हैं, क्लासिफाइड है, जिसके अबाउट 20 स्ट्रक्चरल सब फैमिलीज हैं एंड ये सारे क्या है, लिगेंड से ही बाइंड होते हैं और एक्टिवेशन करते हैं। अगर हम आरटीकेस के टाइप्स की बात करें तो आप कुछ सब फैमिलीज यहाँ पर देख रहे हैं आरटीकेस के। यहाँ पर है ईजीएफ रिसेप्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, दूसरा है इंसुलिन रिसेप्टर, IGF-1 रिसेप्टर, ठीक है, NGF, ठीक है, नर्व ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है, PGDF, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है, MCSF, मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिसेप्टर, दूसरा यहां पर है FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, EPH रिसेप्टर, एफायरिन रिसेप्टर। तो ये सारे क्या है, आरटीकेस के ही सब फैमिलीज हैं। आप देख सकते हैं ये सारे रिसेप्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक तरीके से ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है। तो मेन जो यहाँ पर काम होगा सिग्नलिंग का, वो क्या होगा, सेल की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन का ही काम होगा, है ना, क्योंकि ये सारे रिसेप्टर्स क्या है, ग्रोथ फैक्टर से एसोसिएटेड है। और इनके लिगेंड्स क्या होंगे, इनके लिगेंड्स क्या होंगे, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का लिगेंड क्या होगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इसी तरह इंसुलिन आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, नर्व ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस, ये सब फैमिलीज आप कह सकते हो आरटीके की। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है, और ये एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। अब आप यहां पर देख सकते हो जो मैंने अभी जस्ट आपसे बताया कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो बाइंड करता है अपने एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से, ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर से, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 रिसेप्टर से, नर्व ग्रोथ फैक्टर TRK रिसेप्टर से, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से, मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये सारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर लिगेंड्स हैं जो कि इन रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं। एंजाइम लिंक कपल रिसेप्टर्स है ये सारे, और आरटीकेस में बिलोंग करते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है, आरटीकेस में बिलोंग करते हैं, सारे सब फैमिलीज हैं आरटीके की। और क्या होती है, सिग्नलिंग चलती है, और सिग्नलिंग के थ्रू क्या होता है, ये सारे रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जा करके अपने एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जो भी सिग्नलिंग चलेगी उससे क्या रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा, सेल का सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन of various cell types acts as inductive signal in development. In the same way, इंसुलिन जब इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो लास्टली हमें क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि स्टिमुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इन द सेम वे, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 1 से बाइंड करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, स्टिमुलेट्स सेल ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन मेनी सेल टाइप। इन द सेम वे सारे रिसेप्टर्स, सारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स एंड उसके रिस्पॉन्सेज यहाँ पर मेंशन्ड है। ये जो आपका स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको रिस्पॉन्सेज पूछ सकता है। तो ये एक काफी अच्छा स्लाइड है जो यहाँ पर मैंने दे रखा है आपके लर्निंग के लिए और आपके समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हमने देख लिया कि आरटीकेस क्या है, आरटीकेस क्या होते हैं, हमने ये देख लिए, ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्या है और उनके सब फैमिलीज देख लिए। अब यहां पर हम देखने जा रहे हैं एक्टिवेशन उनका कैसे होता है, एक्टिवेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि लिगेंड आएगा, बाइंड करेगा और एक्टिवेशन हो जाएगा, बट एग्जैक्टली क्या होता है। तो हमने क्या देखा कि लिगेंड बाइंडिंग से क्या हो रहा है, टायरोसिन काइनेज डोमेन जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म है आरटीके के एक्टिवेशन का, ये डिपेंड करता है एंटायरली किस पे, लिगेंड पे। क्योंकि जैसे ही लिगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर से क्या होता है, इंटरैक्शन होता है दो रिसेप्टर का। सबसे पहले अनस्टिमुलेटेड फॉर्म में जब लिगेंड नहीं रहेगा तो रिसेप्टर हमारे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक अकेले प्रेजेंट होता है रिसेप्टर में।
सरफेस में, ठीक है, सेल के सरफेस पे अकेले अकेले मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं। जैसे ही लिगेंड प्रोटीन बाइंड करेगा क्या होता है, डाइमराइजेशन हो रहा है। यहाँ दो रिसेप्टर क्या हो रहे हैं, क्लोज एसोसिएशन में आ रहे हैं, इंटरैक्शन हो रहा है दोनों का, और क्या हो रहा है, ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन। ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन से इनका जो साइटोसोलिक काइनेज डोमेन है वो एक्टिवेट होता है। ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है कि ये एक दूसरे के टायरोसिन काइनेज डोमेन पे फॉस्फेट का एडिशन करते हैं। ये वाला रिसेप्टर इसके करेगा और ये वाला रिसेप्टर इसके टायरोसिन काइनेज डोमेन पे फॉस्फेट को ऐड करेगा। आफ्टर ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ये मल्टीपल बाइंडिंग साइट जनरेट करते हैं। फिर एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाता है इनका टायरोसिन काइनेज डोमेन, तब ये मल्टीपल साइट्स पे ऑन द साइटोसोलिक डोमेन क्या करते हैं, बाइंडिंग साइट क्रिएट करते हैं, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट अडेप्टर प्रोटीन आकर बाइंड करेंगे एंड आगे सिग्नल को रिले करेंगे। तो ये एक एक्टिवेशन का मैकेनिज्म है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का, कि जैसे ही क्या होता है, इनिशियली ये इनएक्टिव मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लिगेंड आया, लिगेंड को ही हम सिग्नल प्रोटीन यहां पर बोल रहे हैं। जैसे ही लिगेंड बाइंडिंग होगी, डाइमराइजेशन होगा। डाइमराइजेशन या फिर दो रिसेप्टर आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेट करेंगे, मींस दोनों रिसेप्टर एक दूसरे के टायरोसिन काइनेज डोमेन पे फॉस्फेट का एडिशन करेंगे एंड आफ्टर दैट काफी डॉकिंग साइट क्रिएट होगी। डॉकिंग साइट मींस ऐसा साइट जहां पर कोई दूसरा आकर के ऐड हो सकता है या लग सकता है, ठीक है। तो डॉकिंग साइट क्रिएट हो रही है, मल्टीपल साइटोसोलिक डोमेन पे क्या हो रहा है, फॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 जगह है, तो मल्टीपल साइड फॉस्फोरिलेशन डॉकिंग साइट क्रिएट हो रहा है, जहां पर अडेप्टर प्रोटीन आकर के बाइंड करते हैं और एक्टिवेशन होता है हमारे रिसेप्टर का, और क्या होता है, फाइनली सिग्नल आगे जो है वो ट्रांसलोकेट होगा या ट्रांसफर होगा, आगे रिले होगा सिग्नल, ठीक है। तो ये एक बेसिक यहाँ पर एक्टिवेशन को समझाया है ऑफ टायरोसिन काइनेज बाय फॉस्फेट। सो टायरोसिन काइनेज कैसे है, खुद को फॉस्फोरिलेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन। अब अगर हम आगे देखें, सो यहां पर अगेन यहां पर एक्सप्लेन किया गया है डाइमराइजेशन के कॉन्सेप्ट को और कैसे एक्टिवेशन होता है। दो अलग से क्या हो रहा है, यहाँ पर लिगेंड जो है इनएक्टिव मोनोमर के फॉर्म में रिसेप्टर प्रेजेंट है, लिगेंड आकर के बाइंड कर रहा है, लिगेंड मेडिएटेड डाइमराइजेशन हो रहा है, मींस लिगेंड की वजह से डाइमराइजेशन हो रहा है और सेम ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या है, दो अलग लिगेंड आ रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, लिगेंड इंड्यूस कर रहे हैं डाइमराइजेशन, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर इस तरीके से, तो सेम तरीका है कि लिगेंड मेडिएटेड डाइमराइजेशन बोल लो या रिसेप्टर मेडिएटेड डाइमराइजेशन बोल लो, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी क्या है, एक तरीके का आरटीके है। ओवरऑल आरटीके का एक्टिवेशन कैसा होता है हमने देख लिया, बट एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का एक एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन ना हो करके जैसे ही लिगेंड बाइंड करेगा, ईजीएफ हमारा बाइंड करेगा, दो रिसेप्टर इंटरैक्ट करेंगे आपस में, और एक क्या होगा, रिसीवर की तरह एक्ट करेगा और एक एक्टिवेटर की तरह एक्ट करेगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर रिसीवर एक्टिवेटर को पुश करके एक्टिवेट करता है और क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन करता है ऑन देयर टायरोसिन काइनेज डोमेन ऑफ द साइटोसोलिक साइड, ठीक है। एंड यहाँ पर इस तरीके से फॉस्फोरिलेशन एंड एक्टिवेशन होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्या होता है, इंस्टेड की यहाँ पर ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन से यहाँ पर एक्टिवेशन नहीं होता है, बल्कि डाइमराइजेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक काइनेज डोमेन एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है और एक काइनेज डोमेन हमारा रिसीवर की तरह काम कर रहा है, और इस तरह से कॉन्फर्मेशनल चेन से ये एक्टिवेशन होता है। तो ये एक एक्सेप्शन था टू द आरटीके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या होता है, यहां पर अगेन यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से एक्टिवेशन होता है डाइमराइजेशन से। जब एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड या सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो आरटीकेज एग्जिस्ट करते हैं एज मोनोमर्स, ठीक है, और क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिगेंड की बाइंडिंग से दो मोनोमर्स आकर के पास में क्या बनाएंगे, डाइमर्स। क्लोज प्रॉक्सिमिटी से डाइमर से क्या होगा, दोनों काइनेज डोमेन फॉस्फोरिलेट करते हैं एक दूसरे को, या फिर ऑटो फॉस्फोरिलेशन टर्म यहाँ यूज कर सकते हैं,
ऑटोफॉस्फोरिलेट करते हैं, which has two effect. फर्स्ट क्या हो सकता है, फॉस्फोरिलेशन टायरोसिन का होगा इन द काइनेस डोमेन, क्या होगा, कंप्लीट एक्टिवेशन हो सकता है इस चीज और दूसरा क्या है कि अदर पार्ट्स पे भी रिसेप्टर के टायरोसिन को ऐड करते हैं और डॉकिंग साइट क्रिएट करते हैं फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नल प्रोटीन्स, मतलब वहां कोई दूसरे सिग्नल प्रोटीन्स आकर के बाइंड करेंगे और सिग्नल को आगे रिले करेंगे, ठीक है, और एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस तरीके से हमारी मल्टीपल तरीके से सिग्नलिंग चलती है। सो अगेन आप देख सकते हो यहां पर हमारा आरटीके एक्टिवेटेड है, क्यों, क्योंकि यहां लिगेंड बाइंड किया, लिगेंड बाइंडिंग से डायमराइजेशन हुआ, डायमराइजेशन के बाद क्या हुआ, ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन हुआ, ट्रांस ऑटोफॉस्फोरिलेशन के बाद इन्होंने मल्टीपल डॉकिंग साइट्स क्रिएट किया बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ऑन टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ द रिसेप्टर, मल्टीपल टायरोसिन रेसिड्यूज यहां पर डॉकिंग साइट क्रिएट कर रहे हैं रिसेप्टर पे, इस डॉकिंग साइट पे यहां पर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन आकर के बाइंड करता है। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा अडैप्टिव प्रोटीन है और ये अडैप्टिव प्रोटीन बाइंड कर रहा है टू द टायरोसिन रेसिड्यूज पे रिसेप्टर के आके बाइंड कर रहा है बाय अपने SRC होमोलॉगी 2 डोमेन से SH2 डोमेन से। आप देख सकते हो ये जो अडैप्टिव प्रोटीन है समवेयर ये इस तरह के स्ट्रक्चर का है, इसके पास क्या है, SH2 डोमेन है, इस SH2 डोमेन की हेल्प से ये टायरोसिन काइनेज रेसिड्यूज पर आकर के बाइंड कर रहा है, जो कि कहां पर है, डॉकिंग साइट क्रिएट कर रहा है ऑन द साइटोसोलिक साइट ऑफ द रिसेप्टर। और ये अडैप्टिव प्रोटीन इसके खुद के पास क्या है, एक PTB डोमेन है, एक PTB डोमेन है, फॉस्फोटायरोसिन बाइंडिंग डोमेन। सो इस तरीके से यहाँ पर बाइंडिंग डोमेन्स के थ्रू क्या होते हैं, अडैप्टिव प्रोटीन्स बाइंड करते हैं टू द टायरोसिन काइनेज जो डॉकिंग साइट्स है क्रिएटेड बाय द एक्टिवेटेड रिसेप्टर, एंड आफ्टर दैट सिग्नलिंग इस तरीके से रिले होती है। अगेन यहाँ पर एक्टिवेशन का एक दूसरा स्लाइड है जो कि दूसरे बुक से लिया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पर लिगेंड बाइंडिंग रीजन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स का बना होता है, ये सब मैंने आपको सेल बायोलॉजी यूनिट में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर एक्टिवेशन लूप है जो कि पुअरली एक्टिव टायरोसिन काइनेज, और ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज विदाउट लिगेंड क्या है, मोनोमर के फॉर्म में रिसेप्टर पे प्रेजेंट है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। यहाँ पर लिगेंड हुआ, लिगेंड की बाइंडिंग हुई, आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ लिगेंड क्या हुआ, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हुआ क्योंकि यहाँ फॉस्फोरिलेशन होगा, डायमराइजेशन एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ एक्टिवेशन लूप ऑफ टायरोसिन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल टायरोसिन डॉकिंग साइट क्रिएट हुआ। तो अगेन यहाँ पर क्या है कि आरटीके का डायमराइजेशन से एक्टिवेशन एक्सप्लेन्ड है। अब यहाँ पर आरटीके की तो बात हो गई, ठीक है, आरटीके की बात हो गई। अब यहाँ पर बात होने जा रही है रैस की, ठीक है, रैस। ये रैस क्या होता है, रैस यहाँ पर एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, एक मोनोमरिक जी प्रोटीन है। जी प्रोटीन के बारे में हमने लास्ट जीपीसीआर में पढ़ा था, बट वहां पर जो जी प्रोटीन थे वो हेट्रोट्राइमेरिक थे। ये जो रैस है ये भी जी प्रोटीन है और जीटीपेस फैमिली का ही मेंबर है, लेकिन ये क्या है, मोनोमेरिक है ना, मोनोमेरिक है। और ये जो होता है एक तरह से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है या फिर लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है। ये क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है और सिग्नल करता है आरटीके को, ठीक है, एक्ट्स एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड सिग्नल्स द आरटीके, ठीक है। ये आरटीके के लिए सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। रास सुपर फैमिली कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैमिलीज ऑफ मोनोमेरिक जीटीपेस, लेकिन यहाँ पर कौन काम कर रहा है, सिर्फ रैस या फिर रो, इनके दो फैमिली मेंबर्स हैं, रैस या फिर रो जो है वही यहाँ पर रिले करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर से सिग्नल को, ठीक है। इनकी काफी बड़ी फैमिली है। By interacting with different intercellular signal protein, RAS और RO family members can coordinate spread। तो इस तरीके से ये स्प्रेड करते हैं सिग्नल को by binding to the RTK। यहाँ पर RAS के कुछ ह्यूमंस में अलग तरीके के RAS है, H, K and N RAS। अब ये जो RAS फैमिली है, ये RAS फैमिली के बारे में बात करें, तो यहाँ पर RAS फैमिली क्या कर रही है, ये RAS फैमिली
क्या करती है, सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करती है आरटीके के लिए। ठीक है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करती है आरटीके के लिए, ये स्टिमुलेट करती है। एक बार ये आरटीके से बाइंड होगी तो क्या करेगा, यहाँ पर जो सिग्नल होता है ये सेंड करता है आरटीके सिग्नल टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये सिग्नल को सेंड करेगा, कौन से सिग्नल को, कि ये सेल का हमें क्या कराना है, सेल का प्रोलिफरेशन एंड स्टिमुलेट करना है। न्यूक्लियस सेंड सिग्नल टू न्यूक्लियस टू स्टिमुलेट कराएगा क्या, सेल का प्रोलिफरेशन सेल का डिफरेंशिएशन। बाय जीन एक्सप्रेशन, तो न्यूक्लियस में यहां पर जीन एक्सप्रेशन के थ्रू ये काम होता है, बाय जीन एक्सप्रेशन। सो क्या अगर यहां इस चीज को समझा जाए, सो रैस फैमिली यहां पर सिग्नल मॉलिक्यूल या फिर लिगेंड की तरह काम कर रही है, आरटीके से बाइंड करेगी और ये आरटीके क्या करेगा, सिग्नल भेजता है न्यूक्लियस के अंदर कि क्या करे, स्टिमुलेट करे। ओवरऑल हमें क्या करा रहा है, सेल का प्रोलिफरेशन और सेल का डिफरेंशिएशन, मींस ओवरऑल सेल का ग्रोथ, सेल का प्रोलिफरेशन कराना है। ठीक है, और किसके थ्रू, जीन के एक्सप्रेशन के थ्रू। तो अगर हमारा रैस अगर क्या हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव म्यूटेंट हो जाए, म्यूटेट कर जाए, सो अगर ये हाइपर एक्टिव और म्यूटेंट हो जाएगा तो ये 30% ऑफ ह्यूमन ट्यूमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये क्या करा रहा है, सेल का प्रोलिफरेशन, और अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होगा, एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा, जिससे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन से ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा एंड कैन लीड टू कैंसर, है ना, कैंसर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो 30% ऑफ ह्यूमन ट्यूमर्स जो कि कैंसरस है वो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिव म्यूटेंट फॉर्म ऑफ रैस की वजह से होते हैं, क्योंकि ओवरऑल रैस आरटीके के साथ बाइंड करके क्या करा रहा है, सेल का प्रोलिफरेशन, और अगर ये हाइपर एक्टिव हो गए तो क्या करेंगे, ये अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप रैस के बारे में देख सकते हैं। और यहां पर एक रैस की एक और बात मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रही हूं, सो ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा या फिर मैं दूसरे कलर से कर दे रही हूं। सो रैस, यहां पर रैस की एक और बात मैं बताने चाह रही हूं कि रैस एक मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करता है। इसका क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर स्विच का क्या मतलब है, यहां पर क्या रेलेवेंस है मॉलिक्यूलर स्विच का। सो रैस जो होता है, ये रैस जीटीपी फॉर्म में पाया जाता है और एक्टिव होता है, एंड ये रैस अगर जीडीपी के साथ बाइंड होता है तो ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो अगर ये यहां पर प्रोटीन के दो यहां पर फैक्टर्स हैं जो कि यहां पर काम करते हैं। एक है यहां पर रैस GEF, रैस ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जिनका काम है कि रैस GDP को, इनका क्या काम है, रैस GEF का क्या काम होता है कि रैस GDP को वापस से कन्वर्ट करे रैस GTP में। ये सेम हमने देखा था, जी प्रोटीन में भी देखा था जब हम GPCR पढ़ रहे थे, बट यहाँ पर रैस के साथ काम हो रहा है। रैस एक मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करता है। रैस GTP बाउंड होगा तो एक्टिव होगा, रैस GDP बाउंड होगा तो इनएक्टिव होगा। रैस GEF एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रैस GDP को वापस से GTP में कन्वर्ट करते हैं, एंड रैस यहाँ पर एक दूसरा, यहाँ पर एक मैं बता दूं, अगर लेट्स से इसको रिमूव करके, यहाँ पर रैस GEF है और यहाँ पर एक रैस गैप होता है, जीटीपेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, रैस GTP को वापस से हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलिसिस करता है रैस GDP में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रैस जो है मॉलिक्यूलर स्विच है, इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। रैस GEF क्या करता है, रैस GDP को वापस से GTP में कन्वर्ट करता है, एंड रैस गैप का क्या फंक्शन है, रैस GTP को वापस से GDP में हाइड्रोलिसिस करता है।
सो यहाँ पर रैस के कुछ काम हो गए, और जो मैंने आपको रैस का हाइपर एक्टिव म्यूटेंट फंक्शन बताया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंट होता है। ये जो हाइपर एक्टिव म्यूटेंट वर्जन है रैस का, अगर ये म्यूटेट कर गया और हाइपर एक्टिव हो गया जो कि कैंसर कॉज कर सकता है, ये जो है ये रेजिस्टेंट होता है रैस गैप के लिए, बिकॉज गैप क्या कर रहा है, वापस से इसे इनएक्टिव कर रहा है ना, जीडीपी बाउंड कर रहा है यानी इनएक्टिव कर रहा है। तो यहां पर मैंने आपको रैस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, जो कि आरटीके के थ्रू सिग्नलिंग करते हैं और सेल का ग्रोथ या फिर प्रोलिफरेशन या डिफरेंशिएशन कराते हैं। रैस क्या है, रैस फैमिली है, पूरी एक बड़ी सुपर फैमिली है जीटीपेस की, और यहाँ पर जो सिग्नल रिले में रैस और रो नाम के ही प्रोटीन्स काम करते हैं। रैस आरटीके के साथ सिग्नल करता है सेल न्यूक्लियस को जीन के एक्सप्रेशन के थ्रू सेल का प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन का रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर रैस म्यूटेट कर गया, हाइपर एक्टिव हो गया, तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा और कैंसर कॉज हो जाएगा। 30% ऑफ ह्यूमन ट्यूमर्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द रैस, ठीक है। एंड यहाँ पर रैस मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करता है। रैस जीटीपी बाउंड होगा तो एक्टिव होगा, रैस जीडीपी बाउंड होगा इनएक्टिव होगा। यहाँ पर रैस गैप होता है जो कि जीटीपी को हाइड्रोलिसिस करता है जीडीपी में और इनएक्टिव कर देता है। वहीं रैस ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो रैस जीडीपी को रैस जीटीपी में कन्वर्ट करके क्या करता है, एक्टिव करता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए है अबाउट द रैस, और इसी से रिलेटेड सिग्नलिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर एक और स्लाइड देख सकते हो, यहाँ पर पूरी रैस फैमिली है, ठीक है। रैस है, रो है, एआरएफ है, रैब है, रैन है। रैन के बारे में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के इंपोर्ट में, प्रोटीन इंपोर्ट इन न्यूक्लियस, जब मैं पढ़ा रही थी सेल बायोलॉजी में, तो ये फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया था। और भी यहाँ पर प्रोटीन्स के नाम ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं सेल बायोलॉजी यूनिट में। तो ये रैस की पूरी फैमिली है एंड टाइप्स है इनके और फंक्शंस हैं। ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर मैंने आपको एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया, उनके क्लासेस के बारे में बता दिया, इनका एक्टिवेशन बता दिया, आरटीके के बारे में बता दिया, आरटीके की फैमिलीज के बारे में बता दिया, एंड यहाँ पर रैस के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम सिग्नलिंग पढ़ेंगे जो कि रैस से ही रिलेटेड है, एंड उसके बाद दूसरी सिग्नलिंग्स भी पढ़ेंगे, सेम जीपीसीआर की तरह हम इसकी भी सिग्नलिंग्स डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।